जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें जीके जीएस के सेगमेंट पे जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सिलसिले में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो है। तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जिनका भी है और अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के, जहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के हैं ही। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, अश्वशक्ति शक्ति की होती है यानी हॉर्स पावर। समुद्री मील जो होता है नॉटिकल मीन्स होता है आपका नौसेना संचालन के लिए, लेकिन सेल्सियस जो है ना ऊष्मा नहीं, आपका किसका होता है, सेल्सियस ताप का होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया है, पहला देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि पारसेक की इकाई क्या है। तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो होता है ना ज्योति फ्लस का मात्रक होता है, किसका, ज्योति फ्लस का। जबकि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं कैंडेला, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, आपको इसमें से बताना है। तो टाइम का इसमें से मात्रक जो है ना प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किनमें भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इनमें से विमीय सूत्र जो है ना बल एवं दाब का समान नहीं है, बाकी का समान है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई संबंधित होती है। तो एक खगोलीय इकाई जो होती है ना सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय इकाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय यानी कि जिसमें विमीय सूत्र नहीं होता है वो राशि है। तो जो स्ट्रेन यानी विकृत होता है ना ये अविमीय राशि है, बाकी विमीय राशि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि मतलब जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों हो। इसमें से द्रव्यमान जो है इसके साथ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो ये सदिश राशि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि पाराध्वनिक विमान जो हाइपरसोनिक विमान होते हैं डॉट डॉट नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। तो ये जो है ना पारा शब्द तरंग को पैदा करते हैं हाइपरसोनिक विमान। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है। तो इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है ना वो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इकॉस्टिक विज्ञान क्या है। तो इकॉस्टिक विज्ञान जो होता है ना वो ध्वनि से संबंधित होता है। किससे होता है, ध्वनि से संबंधित होता है इकॉस्टिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है ना वो 60 डेसिबल की ध्वनि सबसे मानक होती है, इससे ज़्यादा थोड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। अगला है कि निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को बोलते क्या हैं। तो छोटी वस्तुओं को, बहुत ही छोटी जो आंखों से नहीं दिखती, उसको प्रयोग करने पता लगाने के लिए सोनार बोलते हैं। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाराध्वनिक विमान यानी हाइपरसोनिक जो विमान है ये उड़ते हैं, तो कैसे उड़ेंगे। तो ये ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा चाल पे उड़ते हैं पाराध्वनिक विमान, ठीक है। अगला है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात क्या कहते हैं। तो वस्तु और ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक के अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में कहाँ करते हैं। तो देखो मैक अंक संख्या जो है ना इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, ये प्रयोग होता है आपका वायुयानों में जो हवाई जहाज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो लगभग 30 से 40 डेसिबल होती है नॉर्मल आदमी दो जो बात कर रहे हैं उनकी ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ओम होता है, लेकिन ओम का संकेत इस तरह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में जो पंखे बल्ब लगे होते हैं यानी घरों में जो बिजली है कौन से क्रम में होती है। तो समांतर क्रम यानी पैरेलल होती है, ठीक, संयोजन। अगला है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, नियम किसने दिया। तो ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का। किसका, ओम का नियम है कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुपाती होता है। आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, V=I/R, है ना, या फिर R बराबर V/I, जहाँ वोल्टेज I धारा है, R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि क्या कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो तार की त्रिज्या को आप आधी करोगे तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। कितना? 16 गुना। ओम का नियम क्या प्रतिपादित करता है। तो ओम का नियम जो है धारा और वोल्टेज दोनों को परिभाषित करता है, उनके बीच संबंध बताता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो आपको बताना है। तो इसमें से जो सेलेनियम है मंद चालक नहीं है विद्युत का। ठीक है। शुष्क सेल निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल जो होता है ना, उसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों का प्रयोग करते हैं, अमोनिया और जस्ता का। ठीक है। अगला है कि सामान्यतः जो प्रयोग में लाई जाने वाले ट्यूबलाइट है, इसमें क्या अंकित होता है। तो इसमें लगभग आपका 6500 के इंगित होता है। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में जो शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है। तो मानव शरीर का जो शुष्क विद्युत परिमाण है ना, इसकी कोट 10⁻6 ओम होती है, 10⁻6 ओम। अगला है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। अगला है कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जिससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से। फोटॉन, प्रकाश के पैकेट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ना, ये देने वाले व्यक्ति का नाम है हाइगेंस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट या फिर ध्रुवीकरण जो है ना, उससे अपन को पता चलता है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय खोज जो की ने, वो मैक्सवेल ने की थी। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर अंकित करती है। तो देखो, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण की ओर अंकित करती है। चुंबक हमेशा स्वतंत्र उत्तर दक्षिण की ओर अंकित करता है, याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। तो अचुंबकीय पदार्थ जो है पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, जिसमें चुंबक नहीं है। अगला है कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्योंकि स्टील को चुंबकीय करना कठिन इसलिए है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, मैंने बता ही दिया। एन, नॉर्थ और साउथ पोल, दो ही खंड होते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है O2 अनुचुंबकीय है प्रकृति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक भारी नाभिक जो है ना, दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक भारी नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन की बमबारी से दो हल्के नाभिकों में जो टूटता है ना, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। जबकि दो भारी नाभिक दो हल्के नाभिक एक भारी में जब मिल जाते हैं तो उसको संलयन बोलते हैं। दोनों चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टूटने पर। जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। यह आ गया। हाइड्रोजन बम किस पे करता है। नाभिकीय संलयन पर। अगला है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। तो फर्मी के द्वारा सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम मैंने बता दिया नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्यूरी की इकाई का नाम क्या है। तो क्यूरी जो है ना, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन को इसलिए कहते हैं क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी उम्र का पता लगाते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो C14 C12 है, इससे अपन पता लगाते हैं जीवाश्मों की उम्र का, कितना पुराना जीवाश्म है, जैसे डायनासोर वगैरह का मिला। परमाणु रिएक्टर क्या है। तो परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्ठी को परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रीक वेट ने किया था, याद रखिए। राडार के आविष्कार किसने किया था। तो राडार का आविष्कार जो है ना, ये टेलर एंड यंग ने किया था, राडार का आविष्कार। नोबेल पुरस्कार जो जिसके नाम पे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया, खोज किसने की थी। तो देखो, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और 1901 से ये नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा है। ठीक है। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़ित चालक के आविष्कारक। अगला है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो J.L. बेयर ने टीवी का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो रॉटजन, W.V. रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसका किया था।
एक्सरे का, ये भी आपको याद रखना है, एक्सरे, एक्स किरणें। अगला है कि टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप की खोज की थी, दूरदर्शी की। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, ठीक है। गैस इंजन की खोज किसने की? तो डैमलर ने क्या किया था? गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास करने वाले व्यक्ति हैं जे रॉबर्ट ओपनहीमर। अगला है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोना को कठोर बनाने के लिए, क्योंकि सोना बहुत आघात वर्धनीय और तन्य धातु है, तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा थोड़ा सा मिलाते हैं, ठीक है। हॉलमार्क का चिन्ह कहाँ यूज होता है? तो हॉलमार्क जो होता है सोने के गहनों में हॉलमार्क का चिन्ह आप सभी को पता है यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो बेवकूफ़ों का जो सोना है ना उसको पायराइट्स को बोलते हैं। शुद्ध सोना कितना होता है? तो 24 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना बोला जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? तो 24 होता है, तो 18 में सीधी सी बात है 75% होगा, 24 अगर 100% है तो। निम्नलिखित में से किस लवण का जली विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखो, लाल को नीला कौन करेगा? लाल को नीला क्षार करेगा, और नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल कर देता है लिटमस को। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 जो क्षार है लाल लिटमस को नीला कर देगा। जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण क्या है? तो पीएच मीटर, यानी कि जिसकी खोज पीएच मान की खोज की थी किसने? सारेंसन ने। उसके द्वारा हम अम्ल और क्षार का आसानी से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसमें से जो BF3 है ना ये लुईस अम्ल नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल उदासीन होना चाहिए, यानी पीएच मान इसका 7 होना चाहिए। देखो पीएच मान के हिसाब से 7 उदासीन होता है, 7 से जो छोटे होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से बड़े 8, 9, 10 ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अम्ल लोहा पदार्थ है, तो अम्ल कैसा पदार्थ है? तो आपको बताना है। अम्ल जो है पहला काम तो अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और दूसरा अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या करता है? प्रोटॉन देता है, यानी धनायन देता है। चलो नेक्स्ट है कि व्यापारिक वैसलीन किसके द्वारा निकाला जाता है? तो व्यापारिक जो वैसलीन है ना ये पेट्रोलियम से निकालते हैं। पैराफिन किसके उत्पाद हैं? तो पैराफिन जो है ना ये पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है, पैराफिन। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का जो मुख्य संगठक है ना वो आपको बताना है, तो ऑक्टेन होता है पेट्रोल का मुख्य संगठक। पेट्रोल में समांगी मिश्रण रहता है, तो पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण होता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन है? तो सभी एलिफैटिक जितने भी यौगिक है ना उसका जन्मदाता मीथेन है, CH4, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स बोलते हैं? बता ही दिया, मीथेन CH4 को बोलते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस भी मीथेन CH4 ही है। गोबर गैस में भी मीथेन होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन है, ठीक। चलो बायोगैस भी मीथेन में ही पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी जो है ना पौधों में रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पौधों को रोग प्रतिरोधी कैसे बना सकते हैं? तो जंगली किस्म के प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। हरित वाली जो रोग है किस फसल से संबंधित है? तो बाजरे से संबंधित है हरित वाली रोग। अगला है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है ना ये मूंगफली में लगता है, टिक्का रोग। धान का प्रसिद्ध एक रोग है खैरा रोग। ये किसके कारण होता है? तो जस्ता की यानी जिंक जेडियन की कमी के कारण खैरा रोग होता है धान में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो पौधे के बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें कैफीन होता है। कॉफ़ी पाउडर किसके साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो चिकोरी चूर्ण जो है ना कॉफ़ी की जड़ों से प्राप्त होता है, जो कॉफ़ी में मिलाया जाता है। अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम जो है ना बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त करते हैं। रेस्पर्सिन नामक औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो रेस्पर्सिन नामक जो औषधि है ना ये प्राप्त होती है आपकी राउल वुल्फिया सर्पेनाइना से, रेस्पिन। अगला है कुनैन जो है सिनकोना पादप की किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनैन वो एक दवाई है जो आपको मलेरिया की रोगियों को दी जाती है, मलेरिया में यूज करते हैं कुनैन, जो सिनकोना नामक वृक्ष के छालों से प्राप्त होती है, ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के दिमाग का आगे का जो मस्तिष्क है, इसको आप प्रमस्तिष्क बोलते हो, सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं को सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो इसमें से मस्तिष्क कोशिकाओं की शक्ति सबसे कम होती है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है। तो न्यूरॉन्स जो होती है ना, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी तंत्रिकाएं हैं। तो उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुदंड में निकली हुई हैं, ठीक है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट जो है ना, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, किडनी की। कृत्रिम गुर्दा निम्न में से यानी कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कृत्रिम गुर्दा या किडनी जो है ना, ये आपका डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो मानव के मूत्र में यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अपोहन जिसको आप डायलिसिस बोलते हैं, उसका प्रयोग किस क्रिया के लिए होता है। तो अपोहन डायलिसिस का वृक्क यानी किडनी पे प्रयोग होता है। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन जो है ना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वेदन समझ रहे हो, जो पसीना निकलता है, ठीक। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के लिए। तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और एसएससी सीजीएल का जो भी एग्ज़ाम जिनका भी आने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। जय हिंद।